भारत और अमेरिका के बीच एक नया एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब क्या है इस एग्रीमेंट में और क्या है इसकी पूरी सच्चाई, जानेंगे इस वीडियो में। वहीं दूसरी तरफ पूरा मोकामा पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। क्या दुलार चंद की हत्या के पीछे की पहेली कभी सुलझेगी या फिर पूरा ये केस राजनीतिक दलदल में फंस कर रह जाएगा? इसके अलावा बरेली कैंट में क्यों तैनात हो गए बाबा के बुलडोजर और क्यों 300 घरों पर लगाए गए लाल निशान, एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। भारत और अमेरिका ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया है। एक ऐसा 10 साल का नया डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो आने वाले दशक में दोनों देशों की सैन्य ताकत, टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग को एक नई ऊंचाई देगा। ये समझौता 31 अक्टूबर को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में साइन किया गया, जहां भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ भी मौजूद थे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये समझौता हुआ कहां और किस मौके पर। दरअसल दोनों नेता एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस यानी ADMM प्लस में शामिल होने के लिए कुआलालंपुर पहुंचे थे। इस दौरान दोनों देशों ने बैठकर अगले 10 साल के लिए रक्षा सहयोग का ये फ्रेमवर्क फाइनल किया। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये समझौता भारत और अमेरिका की साझेदारी को एक नए दौर में ले जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि ये रिश्ता आज की दुनिया में सबसे अहम साझेदारी बन चुका है और इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश साथ काम करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या भारत को इस समझौते से फायदा मिलेगा? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 बड़े लाभ सामने आए हैं, जिसमें मिलिट्री का ऑपरेशन बढ़ेगा। दोनों देश एक दूसरे की सेनाओं के साथ ट्रेनिंग, सैन्य अभ्यास और मिशन प्लानिंग करते दिखेंगे। यानी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ US फोर्सेस की इंटर ऑपरेबिलिटी और बढ़ेगी। ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन, दोनों देश मिलकर हथियार, रक्षा उपकरण और नई तकनीक विकसित करेंगे। इसका मतलब भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर रक्षा नीति को सीधा फायदा मिलेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अमेरिका भारत के साथ कुछ हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, जिससे भारत की मिसाइल, ड्रोन, फाइटर सिस्टम और नेवल पावर अपग्रेड होने की संभावना है। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इंफो शेयरिंग, दोनों देश आतंकवाद, साइबर थ्रेट्स और वैश्विक सुरक्षा पर खुफिया जानकारी आपस में साझा करेंगे। यानी सुरक्षा और रणनीतिक स्तर पर तालमेल और मजबूत होगा। दिलचस्प बात यह है कि समझौते से सिर्फ एक दिन पहले अमेरिका ने भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट पर लगे प्रतिबंधों से 6 महीने की राहत दे दी। पहले अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि चाबहार से जुड़े किसी भी निवेश, लेन देन या ऑपरेशन पर पाबंदी लगेगी और बड़े जुर्माने भी। लेकिन ये पोर्ट भारत के पास 10 साल की लीज पर है और भारत के लिए ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं, बल्कि अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया से जुड़ने का सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक गेटवे है। तो क्या अमेरिका का ये यू टर्न डिफेंस डील से जुड़ा हुआ संकेत है? ऐसा कई रणनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू पर, और वो है ट्रेड डील। इस समय दोनों देशों के अधिकारी व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। इस पर भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान है कि भारत किसी दबाव में आकर समझौता नहीं करेगा। टैरिफ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है विश्वास और लंबे समय का रिश्ता। यानी भारत क्लियर मैसेज दे रहा है कि डील तभी होगी जब दोनों देशों के हित संतुलित हों। तो कुल मिलाकर ये डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सिर्फ सैन्य समझौता नहीं, ये रणनीति, टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड सबको जोड़ने वाला एक पैकेज है। और ये साझेदारी आने वाले दशक में एशिया, इंडो पैसिफिक की शक्ति संतुलन को बदल सकती है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पंडारक प्रखंड में गुरुवार को हुई एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया। जनसुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। दरअसल गुरुवार को दोपहर करीब 3:30 बजे पंडारक के बसावनचक गांव के पास
एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सबसे पहले बदमाशों ने दुलारचंद यादव के पैर में गोली मारी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। गिरने के बाद उन पर 4 पहिया वाहन चढ़ा दिया गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये दोहरी वारदात, गोली मारकर और फिर वाहन से कुचलकर हत्या, पूरे इलाके में सनसनी फैला गई। हत्या के तुरंत बाद दुलारचंद के समर्थक भड़क गए। उन्होंने शव को तारतर स्थित पैतृक गांव ले जाकर रख दिया और पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए उठाने भी नहीं दिया। करीब 18 घंटे के हंगामे के बाद शुक्रवार को भारी विरोध और नोकझोंक के बीच पुलिस ने शव को बाढ़ अनुमंडल अस्पताल भेजा। इलाके में तनाव का आलम यह है कि स्थानीय पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात कर दिए गए हैं। बाढ़ ASP 2 अभिषेक कुमार सहित कई अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस मामले में दर्ज मामलों की। दरअसल दुलारचंद के पोते के बयान पर पुलिस ने जदयू उम्मीदवार और पूर्व विधायक अनंत सिंह, उनके 2 भतीजे रणबीर और कर्मवीर, इनके सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ हत्या की नामजद FIR दर्ज कर दी है। लेकिन कहानी यहीं एक तरफा नहीं है। दूसरी ओर अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार ने भी एक अलग FIR दर्ज कराई है, जिसमें जन सुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी, लखन महतो, नीतीश महतो, ईश्वर महतो, अजय महतो और अन्य को आरोपी बनाया गया है। यानी दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। बताया जा रहा है कि दुलारचंद यादव की राजनीति में भी लंबी पकड़ रही है। साल 2090 में उन्होंने लोक दल के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ा था और वर्षों से स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहे। ग्रामीणों का आरोप यह है कि हत्या अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने करवाई। वहीं अनंत सिंह ने इस आरोप को राजनीतिक साजिश बताया। उनका कहना है कि राजद समर्थक सूरज भान के ग्रुप ने उनके काफिले पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हुए और 10 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पटना पुलिस ने देर रात बयान जारी किया और कहा कि मौत संदिग्ध है और सब कुछ पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा। तो फिलहाल मामला न सिर्फ राजनीतिक बल्कि बेहद संवेदनशील हो चुका है। अब आपके अनुसार क्या ये हत्या चुनावी रंजिश का नतीजा है या फिर इसके पीछे की कोई और वजह? बरेली छावनी के आजाद मोहल्ला और आसपास के क्षेत्रों में कैंट बोर्ड की टीम सुबह से ही बुलडोजर लेकर पहुंची। बोर्ड के अनुसार यहां 300 से ज्यादा घर अतिक्रमण की श्रेणी में चिन्हित थे, जिनमें से आज 100 से अधिक घरों के बाहर बने अवैध निर्माण हटाए गए। इनमें दीवारें, शेड, टॉयलेट और कार पार्किंग शामिल थे, जिनकी वजह से रास्ते सकरे हो गए थे। किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल और PAC की तैनाती की गई। कार्रवाई के दौरान कई परिवार परेशान और भावुक दिखे। कई महिलाएं रोती हुई दिखाई दी। उनका आरोप था कि सामान निकालने तक का समय नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस में झड़प भी मिली। लोगों का कहना है कि उनके सामान, साइकिल और बर्तन भी टूट गए। इस पर कैंट बोर्ड के JE मनोज यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इन सभी घरों को 5-6 महीने पहले नोटिस दिया गया था। लिखित में चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने साफ किया कि ये कार्रवाई किसी विशेष समुदाय या वर्ग के खिलाफ नहीं है। जहां अतिक्रमण है वहां बुलडोजर चलेगा ही। इसके अलावा स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन सिर्फ गरीबों पर ही बुलडोजर चला रहा है, जबकि बड़े लोगों के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं होती। कैंट बोर्ड का कहना है कि कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से चल रही है और आने वाले दिनों में बचे हुए चिन्हित घरों पर भी कार्रवाई होगी। तो बरेली कैंट में बुलडोजर अभियान अभी रुकेगा नहीं। प्रशासन कह रहा है कि अतिक्रमण मुक्त कैंट इलाके के लिए ये जरूरी है। अब आपके अनुसार क्या प्रशासन की कार्रवाई सही है या गरीबों के साथ अन्याय? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।